किशनपुर नाम के गांव में रामू, श्यामू और जग्गू नाम के 3 आवारा और बेवकूफ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। वे गांव में बेकार घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वे तीनों गांव के एक छोटे से खोखे पर चाय पी रहे थे। तभी दुकानदार ने कहा, आज तुम तीनों की आखिरी चाय है। तुमने 6 महीने से उधारी नहीं चुकाई। अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। दे देंगे तेरे पैसे, इतना बड़बड़ा क्यों रहा है? मुझे पूरे 3 महीने हो गए तुमसे पैसे मांगते हुए। तो 3 महीने और सुन ले, हमें जल्दी ही कोई काम धंधा मिल जाएगा। पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। यह सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में कहा, एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार चुकता नहीं किया, ऊपर से मुझसे जबान भी लड़ाते हो। कुछ शर्म बची है कि नहीं? अबे काहे की शर्म, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। कितने रुपए हैं तेरे? आज के कुल मिलाकर 400 रुपए हो गए हैं तुम्हारे। 400 रुपए ऐसे दिखा रहा है जैसे 4 लाख हो गए हों। पहले अपनी औकात देख। तुम तीनों निकम्मे और निठल्ले हो। मुझे 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए, वरना मैं गांव के मुखिया से शिकायत करूंगा। क्या बोला तू? ऐसा करके तो देख, तेरा बुरा हाल कर देंगे। तभी अचानक गांव का मुखिया वहां आ गया। उसने चारों को झगड़ते देखा और कड़क आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? मुखिया जी, इन तीनों ने 6 महीने से चाय का उधार नहीं चुकाया। जब पैसे मांगे तो उल्टा बदतमीजी करने लगे। तुम लोग हट्टे कट्टे हो, फिर भी चाय के पैसे नहीं चुका सकते? शर्म आनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर उधारी चुका देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों दोस्त वहां से चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। अबे बुरे फंस गए यार, 1 हफ्ते में 400 रुपए कहाँ से लाएंगे? चिंता मत कर, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। तभी वहां एक भिखारी आ गया और बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। अरे बाबा माफ करो, हमारे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम लोग मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। लो, मेरी तरफ से 5 रुपए रख लो। ये सुनकर तीनों गुस्से से आग बबूला हो गए। क्या हमें भिखारी समझ रखा है? तो फिर कमाओ कुछ। तुम तीनों हट्टे कट्टे होकर भी बेकार बैठे हो। लानत है तुम पर। ये कहकर भिखारी चला गया। वैसे वह गलत भी नहीं कह रहा। अगर हम 1 हफ्ते तक भीख मांग लें तो 400 रुपए तो आराम से जुटा लेंगे। पागल हो गया है क्या? हम भीख मांगेंगे? गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम अपने गांव में नहीं, दूसरे गांव में भीख मांगेंगे। तीनों अगले दिन दूसरे गांव पहुंचे। रामू अंधा, श्यामू गूंगा और जग्गू बहरा बन गया। श्यामू एक दुकान पर गया और गूंगे की एक्टिंग करते हुए इशारे में भीख मांगने लगा, लेकिन गलती से बोल पड़ा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। दुकानदार चौंक कर बोला, जब तू जन्मजात गूंगा है तो बोल कैसे रहा है? अब श्यामू को याद आया कि उसे गूंगे की एक्टिंग करनी थी। वह तुरंत जबा जबा करने लगा। लोग समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वह रोता हुआ अपने दोस्तों के पास गया। अबे बेवकूफ, तुझे गूंगा बनना था और तू बोल पड़ा। अब रामू खुद अंधे की एक्टिंग करने चला गया। वह एक अमीर व्यक्ति के पास गया और बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं अंधा हूँ। व्यक्ति को दया आ गई और उसने 100 रुपए देने के लिए जेब में हाथ डाला। तभी रामू ने दुकान के पास बैठे सांप को देख लिया और चिल्लाया, सांप, सांप, भागो। लोग डरकर भागे, लेकिन फिर अमीर आदमी गुस्से में चिल्लाया, तू तो अंधा था, फिर सांप को कैसे देख लिया? सभी को समझ आ गया कि यह भी झूठा है और रामू की जमकर धुनाई हो गई। अब बारी थी जग्गू की। वह बहरे की एक्टिंग करते हुए अमीर व्यक्ति के पास गया और इशारे से भीख मांगने लगा। व्यक्ति को शक हुआ, लेकिन उसने 100 रुपए निकाल लिए। तभी वही भिखारी वहां आया जिसने पहले तीनों को सलाह दी थी। उसने जग्गू को पहचान लिया और बोला, यह कोई बहरा नहीं है, ये मेरा साथी है। उस आदमी को शक हो गया और उसने गुस्से में जग्गू के कान पर जोरदार चाटा मार दिया। अरे झूठ बोल रहा है ये भिखारी, मैं जन्मजात बहरा हूँ। तो फिर तूने इस भिखारी की बात कैसे सुन ली?
अब गांव वाले समझ गए कि ये तीनों नौटंकीबाज हैं और उनकी जमकर धुनाई कर दी। तीनों मार खाते खाते अपने गांव वापस लौटे। अरे भाई, कल से मजदूरी करेंगे वरना गांव में भी पिटेंगे। हाँ यार, अब हमें कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद वे तीनों सुधर गए और मेहनत से काम करने लगे। धोलागंज नाम के गांव में रमेश अपने छोटे बेटे राजू और बहू शीला के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा किशन शशिपुर गांव में बिल्कुल अलग और अकेले अपनी पत्नी के साथ रहता था। किशन स्वभाव से बिल्कुल अलग था। रमेश अक्सर बीमार रहा करता था क्योंकि वह अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन रमेश का बेटा किशन और उसकी पत्नी रमेश के घर आया। क्या हाल है भैया? और घर में सब लोग ठीक हैं? हाँ भैया, आप लोग ठीक हो ना? इस बार बहुत दिन बाद घर आए हो। हाँ राजू, हम लोग तो ठीक हैं। राजू और शीला दोनों अपने भैया और भाभी का बहुत आदर करते थे, लेकिन भैया भाभी उनसे बहुत नफरत करते थे। कुछ देर के बाद किशन अपने पिता को मिलने जाता है। दूसरी ओर शीला राजू से कहती है कि अरे जी, वहाँ पड़ोस के गांव में मेला है और मुझे मेला देखने का बहुत शौक है, तो आप मुझे आज चलकर मेला दिखा लाओ। नहीं शीला, बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम लोग भैया भाभी और गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे बाबूजी को आज भैया भाभी संभाल लेंगे। वैसे भी हम लोग ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगाएंगे। हम लोग चलेंगे और तुरंत ही वहाँ से वापस चले आएंगे। अच्छा चलो ठीक है शीला, मैं भैया और भाभी से कहकर आता हूँ कि बाबूजी को कुछ समय के लिए वे लोग देख लें और खाना पानी की जरूरत हो तो उन्हें दे दें। अपने भैया भाभी को यह बात बताकर राजू और शीला दोनों मेला देखने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तभी रमेश ने आवाज लगाई, अरे मीरा बहू, सुनो ना। हाँ, क्या हुआ बुड्ढे? क्यों चिल्ला रहे हो? बहू, अब मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम तुरंत राजू और शीला को बुला लाओ। वे अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। मैं जमीन का बंटवारा करना चाहता हूं। रमेश की यह बातें सुनकर मीरा तुरंत किशन के पास जाती है और उससे कहती है, अरे जी, सुनते हो? मुझे लगता है कि अब इस बुड्ढे का आखिरी समय आ गया है, तो अब ये जमीन का बंटवारा करना चाहता है। तुम तुरंत उनके पास चलो। क्या बापूजी ने ऐसा कहा? चलो, भाग्यवान अभी आता हूँ। तभी दोनों रमेश के पास पहुंचते हैं। तभी मीरा ने बोला कि बाबूजी, मैंने राजू और शीला को दूर दूर तक देखा, लेकिन वे कहीं नहीं दिखे। आपको जो बताना है आप हम लोगों को बता दो, हम लोग उन्हें भी बता देंगे। अच्छा, तो ठीक है बहू। बेटा किशन, मैंने और तुम्हारी माँ ने 2 मटकों में सोना भरकर छुपा दिया था। वे मटके मिट्टी के हैं। हम लोगों ने यह काम इसलिए किया था कि तुम लोगों को भविष्य में कभी पैसों की तकलीफ ना हो। और मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी माँ ने मना किया था कि तुम लोग आलसी हो जाओगे। इतना कहकर रमेश अपने प्राण त्याग देता है। अरे बुड्ढे, ये भी बता देता कि कहाँ छुपाया है। अब हम लोग इस घर में ढूंढेंगे कि वह सोना कहाँ है। रमेश के निधन के बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक दिन किशन राजू से कहता है, अरे राजू, अब तुझे बहुत दिन हो गए इस घर में रहते हुए। अब तो बाबूजी के कहने के मुताबिक जंगल के पास वाली हमारी झोपड़ी है, उसमें जाकर रहो। अब तुम्हारा इस घर और यहाँ की जमीन पर कोई हक नहीं है। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? इस घर और जमीन पर जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है। तो आप इस तरह मुझे डांट फटकार कर घर से क्यों निकालना चाहते हो? अरे ओ राजू, इस घर और जमीन पर सिर्फ मेरा ही हक है।
इस जमीन और घर पर तेरा बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। अरे तुम लोग तो बाबूजी को ढंग से खाना भी नहीं देते थे और हम लोगों ने उनकी इतनी सेवा की, तो उसी के बदले मुझे यह जमीन और घर मिला है। दोनों भाइयों में झगड़ा बढ़ने लगा। राजू ने तय किया कि इसका जवाब तो गांव के सरपंच जी ही देंगे। फिर दूसरे दिन राजू और किशन सरपंच से मिलते हैं। हाँ, बताइए किशन, क्या हुआ? सरपंच जी, ये लोग मेरे बाबूजी का अच्छे से ख्याल नहीं रखते थे और जब बाबूजी इस दुनिया से गए तब भी राजू और शीला घर में नहीं थे। इनसे नाराज होकर बाबूजी ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी। नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। मैं अपने बाबूजी का बहुत ख्याल रखता था और हम तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए मेला देखने गए थे। किशन, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बाबूजी ने सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी? हाँ सरपंच जी, मेरे पास कागजात हैं जिन पर बाबूजी का अंगूठा भी लगा हुआ है। तभी सरपंच जी ने वो कागज देखे और बोले, राजू, इस कागज पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रमेश अपनी सारी जमीन बड़े बेटे किशन के नाम कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? बाबूजी ने आज तक मुझे तो कभी नहीं बताया कि सारी जमीन किशन के नाम कर दी है। राजू, बाबूजी जब आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने मुझे अपनी सारी जमीन दे दी। राजू, ये सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम बताओ, अन्यथा तुम ये जगह छोड़ दो। नहीं सरपंच जी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सरपंच जी को सब पता था कि किशन झूठ बोल रहा है, पर क्या करे, सबूत सब राजू के खिलाफ थे। सरपंच जी ने फैसला सुना दिया। सरपंच जी के फैसले के बाद राजू और शीला को जंगल वाली झोपड़ी में रहना पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन शीला बोली, मुझे लगता है कि भैया और भाभी ने हमसे बहुत गलत किया। भगवान उसको उसकी सजा जरूर देंगे। कुछ दिनों बाद जब राजू और शीला अपनी झोपड़ी की सफाई कर रहे थे तो उन्हें 2 मिट्टी के घड़े मिले। जब उन्होंने घड़े खोले तो वे सोने से भरे हुए थे। अरे शीला, इन घड़ों में इतना सारा सोना कहाँ से आया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू और शीला वो सोना लेकर सरपंच जी के पास गए। राजू, ये सोना किसी का नहीं है। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है क्योंकि यह तुम्हारे पिताजी और माँ ने यहाँ छुपाया था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और जब किशन को यह पता चला तो वह तुरंत राजू के पास आया। राजू, इसमें से एक घड़ा मुझे दे दो, इस पर मेरा भी हक है। नहीं भैया, अब इस पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि इस झोपड़ी के अलावा सारी जमीन तो बाबूजी तुम्हारे नाम कर गए थे ना, इसीलिए इस पर सिर्फ और सिर्फ में ही हक है। किशन और मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू और शीला सुखपूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।